मतलब कि कुछ स्टेंजास इस तरह से आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कौन सी पोएम में से कौन से हाँ, राइटर का है। वो तो ऐसे फिर मुझे एग्जैक्टली मैं कैसे बताता पता हूँ। चलेगा ये स्टेंजा कहाँ से आया, देखिए, किस 3 राइटर चीज़ें का है? मिल्टन मिल्टन को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत आसान है। तो एक तो वो जो है वो एक तो उसने जो भी बात करनी है वो पहला पार्ट में है, उसमें इन्वोकेशन है। इन्वोकेशन यानी म्यूज़िक से वो रिक्वेस्ट करता है, वो हॉली स्पिरिट से वो आएँ और उसको जो है वो हेल्प करें, ठीक है? और वो जो है जी। उसमें यानी उसका जो उसमें जो कमियाँ हैं, जो डेफ़िशिएंसीज़ हैं, उसको कवर करने में उसकी हेल्प करें और जो उसमें ठीक नहीं है उसको हेवनली म्यूज़िक जो है वो उसको ठीक कर दें। दूसरे जो हैं उसमें एक डेविल है जो इंस्पायर करता है अपने जो है फॉलोअर्स को और उनको यही बताता है कि इंसान के खिलाफ जो है जंग लड़ इंसान को जो है उसके खिलाफ चलना है और अल्लाह से वो नहीं लड़ सकते, ठीक है? क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है, जी। उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो कहता है कि वो दोज़ख में उनके पीछे नहीं आएगा, वो तो हेवन में जो है वो सेलिब्रेट करेगा, तो उनको जो है वो दोज़ख में आज़ाद हैं। तो अगरचे कि उनकी हालत बड़ी ख़राब है, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि उनके पास जो है अब वो अपनी मर्ज़ी कर सकेंगे, अपनी मर्ज़ी से प्लान कर सकेंगे। तो इस तरह से वो करेंगे क्या उनका प्लान अब ये है कि इंसानों के खिलाफ जो है उन्होंने काम करना है और इंसान चूँकि अल्लाह का बहुत फ़ेवरेट है, तो इंसान जब वो तबाह होगा तो अल्लाह मियाँ जो है उनको नेचुरली उनकी खुशी जो है उसमें कमी वाक़ई होगी। तो ये इस तरह का उसका वो जी। प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत जो है एडम को जो है वो आगे उनको मिसलीड करता है ईव को और उसके ज़रिए फिर एडम को भी जो है वो जो है जन्नत एग्री करना पड़ता है वो फ्रूट जो फॉरबिडन फ्रूट था उसको खाना पड़ता है एप्पल जो था। तो इस तरह जी। से एडम जो है वो डिवोटेड है वो उसको पता भी है कि उसकी जो ईव है उसने खा लिया है और बट वो उससे उसको यानी डिस्ट्रेस जो सिचुएशन है उसकी बदकिस्मती में उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अब वो कहते हैं कि उसकी जो लॉयल्टी है, उसका जो खुलूस है उसके लिए, जो प्यार है, मोहब्बत है, वो डोमिनेंट है और यहाँ तक कि उसके लिए वो मौत भी करीब जी। जो है कबूल कर लेता है। हालाँकि अगर वो ईव जो है, अगर पहले वाली ईव अगर खो भी गई थी, तो अल्लाह ताला उसको एक नई ईव जो है वो दे सकता था। तो ये ग़ालिबा इम्कान भी था। लेकिन वो जो है वो जो उसकी लॉयल्टी जो थी वो ईव के साथ थी, जो ग्रेट अटैचमेंट थी उसकी वज़ह से उसने वो खा लिया और उसकी जो बैड लक थी उसको शेयर कर लिया। तो ये इस तरह से वो दोनों ही जो हैं वो जन्नत में रहे, यानी अगर वो जन्नत में रहें तो दोनों ही रहें, अगर निकलें तो वो दोनों ही जन्नत में से निकलें, कुछ भी किस्मत हो। तो ये जो है जन्नत से निकलवाना जो है ये जो डेविल जो थी उसकी एक बड़ी कामयाबी थी और उसके बाद जो है फिर जो है दोबारा से इंसान के लिए चूँकि इंसान ने जो है वो गलती की थी, तो ही डिज़र्व्ड पनिशमेंट उसको जो है सज़ा जो है वो उसके लिए मिलनी थी। तो लेकिन फिर भी जो है चूँकि ही वाज़ डिसीव्ड बाय डेविल, डेविल से डिसीव हुआ था, तो इसलिए वो जो है अल्लाह ताला को जो है उस पे रहम करना चाहिए था, रहम करना चाहिए यानी उसकी रहम तो अल्लाह मियाँ वैसे ही करते हैं, यानी उनकी माफ़ी जो है वो कबूल कर लेनी चाहिए क्योंकि दे आर सॉरी फॉर दैट उन्होंने जो किया है, अगरचे कि वो किया तो खुद ही है लेकिन शैतान के बहकावे में आके किया है। तो ये है इसमें पीछे जो चाल थी वो डेविल की थी तो इसलिए अल्लाह को चाहिए कि उनको वापस जन्नत में एडमिट कर लें जी, जी और सर, ये उनको जो सारी बातें होंगी। अब मैं इस तरह से अब कोशिश करूँगी कि देखिए इस इनका तरह से याद ये रखा थीम है ना ये थीम ये आइडियाज़ आप अपने ज़हन में रखें और ये देखें कि उसके मुताबिक जो है आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाएँगे जो कि जी, इन्हीं स्टोरीज़ की तरफ हिंट करेंगे और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये मिल्टन है। इसके अलावा जो है जी इनकी जो बिल्कुल। स्टाइल है, बात करने का जो स्टाइल है वो जो है अब मिल्टन का जो है वो बहुत रिलीजियस है, उसमें बहुत यानी रेवरेंस पाया जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो है जो 2 स्पीचेज़ हैं, उनमें जो डेविल की जो है उसमें तो ऐसे है जैसे कोई सियासतदान बड़ी तकरीर कर रहा है, बड़ा कोई लीडर होता है और ये वाली जो है उसकी जो वर्डिंग है, जो एड्रेसिंग मैनर्स हैं वो वैसे ही हैं। अगरचे कि 2-3 लाइनें ही देते हैं वो जो है हमें रेफ़रेंस के लिए। तो वो जो है हमें ज़ाहिर है आपको हम ये पेपर कर रहे हैं तो इसमें से मिलती-जुलती ये लाइनें तो शायद नहीं आएँगी। लेकिन मिलती-जुलती लाइनें होंगी, हमें कुछ आइडिया शायद हो ही जाएगा। ठीक है? और दूसरा जो है, जो जी, जी। वर्ड्सवर्थ जो हैं, वो प्रेज़ ऑफ उसकी डिक्शन ये है कि वो ज़्यादातर उसकी लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी है, सादगी है
और होपफुलनेस है वो उसमें उम्मीद होता है, वो जो है सैड फीलिंग्स को इतना ज़्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं करता है और वो उसमें आसानी से उसको एस्केप कर जाता है। वो कहता है कि बस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। तो कीट्स जो हैं वो ज़्यादातर उसकी जो पोएट्री है उसमें होपलेसनेस है, ठीक है, वो सराउंडेड है, घिरा हुआ है, वो कहीं नहीं भाग जी सकता। एक जो फैंसी वाली एक पोएम उसको हमें नज़र आती है, वो उसमें वो कहता है कि फैंसी उसको लिबरेट कर सकती है। तो फैंसी जो है उसने फैंसी को उसने जो है नहीं ख्याली जी दुनिया जो है उसने उसको यूज़ किया है। उसने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में को यूज़ नहीं किया है, अगरचे कि उसने मेंशन किया है स्प्रिंग का एक सीज़न जो है एक अच्छा सीज़न होता है वगैरह वगैरह। और उसके अब सोनेट्स पढ़ें तो उसमें चंद एक बेसिक सी बातें हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है। ओड जो है वो लेंथी होंगे, ओड थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं। और ओड जो इसमें वर्ड्स जी बसने लिखे हैं वो भी वेरी जो है उसमें ख़ास तौर पे वो बच्चे से मुतल्लिक जो है ओड है, वो काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि उससे तो ऐसी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मिल्टन जो है वर्ड्स वर्ड जो है इस तरह की फ़िलासफ़ी लेके उसके जो है वो जो बात कहना चाहते हैं वर्ड भी उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं और बहुत जो है वो सिंपल होता है। किड्स की जो पोएट्री है उसमें फ़िलासफ़ी होती है और वो उसने हर जो बात ऐसी करनी होती है जो कि बज़ाहिर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और जैसे कि उसकी जो है वो क्या एड्रेस करता है फैंसी जो है, वो फैंसी जो है वो उसको बताता है और 4 सीज़न वाली वो बात वो बताता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं इसमें किड्स में वो ये इनके मिज़ाज जो हैं उनसे हमें आइडिया हो जाता है कि ये किसकी जो है रिलेटेड है। आप कोशिश करें कि जो छोटी पोएम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उन्हीं को ज़्यादा फ़ोकस करें और उनकी जो है आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी, उनमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है? सर, अगर मैं इस तरह से करूं कि मतलब पोएम लिखी हुई है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मेरे पास है, उसको हाँ, मैं दैट्स बार-बार वेरी गुड। रीड करी जाऊं बिल्कुल, तो इस तरह बिल्कुल से ठीक मेरे वो ज़हन में रह लेगी कि बिल्कुल ठीक है ये ये। रेफर बिल्कुल, पोएम है इस तरह से। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। आप वो जो है वो उनकी जो पोएम्स वो आप पढ़ेंगे, स्टोरीज़ चलो मैं पढ़ेंगे। सारी पोएम्स का इस तरह से कोशिश करूँ हाँ, ताकि कहीं से भी मुझे कोई स्टेंजा आ जाए तो फिर बस मेरे प्रॉब्लम ना हो कि ये कौन से पोएम का हाँ, है आपने या ही कौन सिर्फ़ से एक्चुअली रीड से हो रहा था वर्ड बस। टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें है ही नहीं है, ठीक है? सर तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें है ही नहीं है। अब ठीक आ रही है? हेलो? हेलो? हेलो, इसमें जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, आपने लाइनें देखनी है और ये देखिए किस जो है स्टेज पे क्या बात हो रही है, क्या सिचुएशन थी और ये जो है कि पोएट जो है इन लाइनों में क्या कहना चाहता है। और ये जो है अपने रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना, कोशिश करें कि आप जो हैं 100 वर्ड के करीब करीब जो है उनको डील कर दें, क्योंकि एक स्टैंजा में 200 वर्ड आएंगे तो 3 स्टैंजा होंगे तो 600 वर्ड जो है दैट इज सफिशेंट, इनमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? जी सर, अब आई आवाज़। अच्छा, अच्छा, ये आप और ये पता नहीं क्या जो ऑप्शन ही आ गया है चैट रूम की। अच्छा, चलें। तो ये जो है ये अब नेचुरली कुछ एफर्ट्स आपको करना पड़ेंगे और आपका जो मेथड है कि आप उसको जो है उर्दू रीडिंग कर लें। हाँ, उसके आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि आपने टेक्स्ट भी सारा पढ़ा हुआ है और अभी इसमें भी जो है वो लाइनें आप पढ़ रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो गेस हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। ठीक है? अच्छा जी, अब उसके बाद हैं जी दी ग्लास मैनेगरी shows that getting married well is still important for जी सर, American इसका women. मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था। मुझे जहाँ हाँ जहाँ से समझ नहीं है जो क्वेश्चन की मीनिंग मुझे चाहिए वो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। जी, इससे टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है। सर यहाँ से अब मुझे कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछने हैं। हाँ हाँ, पूछें। सर ये अबैंडमेंट लिखा हुआ है, ये आपका एरो जहाँ पे कर्सर जहाँ पे मिसिंग के नीचे एक वर्ड है हिज के अब साथ, इसके साथ है बाय द कि हिज के साथ। अबैंडनमेंट है। जी अबैंडनमेंट होता है छोड़ सर, जाना, इसका क्या मतलब होता है? छोड़ जाना, अबैंडन, ठीक है, छोड़ जाना, निकल जाना, ऐसे है, राह फरार इख्तियार करना। Amanda and her missing husband has been destroyed. ये किधर गया भाई? And this play also calls into question the lasting nature of marriage. Marriage lasting nature जो of marriage यानी शादी से हैं वो
ज्यादा देर पा नहीं होती हैं। लास्टिंग का मतलब यहाँ पे देर पा है। हमारा नेट तो बाहर से आ रहा है ना। As the marriage of the mother figure, Amanda and her missing husband has been destroyed, क्योंकि इसमें जो है मैरिज जो है वो अमांडा की और उसके हस्बैंड की that was destroyed by his abandonment of her, क्योंकि उसका शोहर उसको छोड़ गया था और इससे दोनों की जो है लाइफ जो है वो मुतासर हुई थी। ठीक है बेटा। हेलो। अबैंडनमेंट होता है छोड़ जाना। हेलो। अबैंडनमेंट का मतलब है लीव। सर आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आज सीधे। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे तो ठीक आ रही है। मेरी बात आपको आ रही है? कैन यू हियर मी? हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। अच्छा मैं जो है अपना डिवाइस जो है रीस्टार्ट करता हूँ। अब मुझे लेट मी हैव 5 मिनट्स। ठीक है, आप लाइन पे ही रहें, मैं इसको डिवाइस रीस्टार्ट कर रहा जी सर। हूँ। हेलो। 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 ऑलराइट। तो ये नहीं है मुझे अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी तो ध्यान वो आवाज़ ठीक हो गई है। लेट मी सी, मैं इसको जो है चेक करता हूँ। ये क्या है? स्पीकर टेस्ट। हेलो। मेरी तरफ से स्पीकर तो ठीक है, आपकी तरफ माइक जो है वो नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। बहरहाल मैं जो है इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे चैट को। ये जो है तो ये नहीं है, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ जाना। ठीक है, और कोई वर्ड जो आपको पूछना है उसके बारे में पूछ लें। हेलो। Sir, please restart your internet once again so that I will be able to speak. मैं इसमें एक और देखता हूँ। सर आपको मेरी आवाज आई? अब आ रही है, ठीक है। आ हेलो, रही है? आप आ रही चलिए है? सही है। आ रही है, ठीक है। जी चलिए सही है, सही है। सर तो यहाँ से अब आप मुझे दोबारा मीनिंग बता दें। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ जाना। ठीक है, ठीक है। अबैंडनमेंट, अबैंडन का मतलब ये है कि उसका जो हस्बैंड और ये यहाँ पे फिगर मदर, मतलब इसका ये है कि अमांडा और उसका हस्बैंड जो है उनके मैरिज जो है दैट वाज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको छोड़ गया था, अबैंडन हर बाय हिज ठीक अबैंडनमेंट है। ऑफ हर, उसके छोड़ जाने का जो अमल था उससे। और कोई वर्ड? जी सर इसी के नीचे इन्फैक्चुएशन वर्ड है। इन्फैचुएशन
ये देखें, ये ये जस्ट इन्फैचुएशन, जहाँ पे आपका कर्सर है, बिल्कुल जी। अच्छा जी, ये इसमें जो है इन द ग्लास ऑफ लव इज ट्रिकी, वी आर नेवर रियली श्योर इफ लव इज जेन्युइन और कन्वीनियंट, इफ इट्स रियली लव और वेदर इट्स जस्ट इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन जो है यानी समथिंग रॉन्ग, समथिंग फॉल्स, ठीक है। नॉट जेन्युइन का अपोजिट जो है इन्फैचुएशन है, ठीक है। आई के whether ठीक it है, is just infatuation, ये मैजिक दिखावा है हम। ठीक है और जी सर। सर यहाँ से द क्लोजेस्ट से पढ़ना शुरू करें और यहाँ तक अलोंग फाइन तक मुझे समझना all है। right, the closest thing there is a genuine love occurred between Laura and Jim। इसमें closest ये थिंग जो है there is a genuine love, एक जो है सच्ची मोहब्बत है occurred between Laura and Jim and is based on a mutual understanding of each other's individuality and uniqueness। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लॉरा और जिम की मोहब्बत जो है वो सच्ची थी क्योंकि दोनों एक दूसरे को की बात को समझते थे। उनकी जो है इन जो उनकी शख्सियत थी दोनों की, इनफरादियत जो थी उसमें एक यूनिकनेस थी। दोनों ही जो है यानी अपने अपने तरीके से बेमिसल थे, यानी उन जैसा कोई नहीं था। तो यानी दोनों ही एक यानी यूँ समझे कि रवायती तरीके के कैरेक्टर नहीं थे, तो यूनिकनेस दोनों में पाई जाती सर थी। उसमें जिम में तो कोई यूनिकनेस नहीं थी, इसमें हाँ, तो थी कि इसके मुझे भी पाँव का मतलब था। ये बात मुझे भी समझ आ रही है, ठीक है, ये उसने कमेंट्स दे दिए हैं। तो हो सकता है कि जिम जो जी है चूंकि वो जो है वो लॉरा जैसी जो लड़की थी उसको क्या है उसकी कोई केयर नहीं करता था, शायद सारे जो उस पर जो है दे वर पॉइंटिंग फिंगर्स टू हर और उसको डिस्करेज कर रहे थे। तो शायद जिम ने ऐसा नहीं किया होगा और यही वजह है कि जिम जो है वो उसके पास आया और उन्होंने बातें की और जो है आगे बात, इट वाज बैड लक फॉर जो है लॉरा कि जिम जो है वो एंगेज हो चुका था। अदरवाइज दे कुड अंडरस्टैंड ईच अदर। उसको इसकी जिम को कोई परवाह नहीं थी कि उसका पाँव खराब है या नहीं है। ही स्पेयर्ड हिज टाइम, वो अनईजी फील नहीं कर रहा था उससे बातचीत करते हुए। तो यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि वो दूसरों से हट के था। जिम वाज अ लिटिल अनयूजुअल, यानी पॉजिटिव कैरेक्टर था ये सिम। So James is supposed to love Betty and their impending marriage। अब वो जो है वो बेटी से कोई और लड़की है उसे शादी जो है उससे उसकी शादी होने वाली है। इस सर बेस्ड इम्पेंडिंग का क्या मतलब? यानी करीब पक्के होने वाली, यानी करीब करीब शादी होने वाली है ठीक है, उनकी। पेंडिंग को इम्पेंडिंग लिखा हुआ है इन्होंने। इम्पेंडिंग है उनकी जो शादी जो है करीब वाकई होने वाली है। ऑन देम, बेस्ड ऑन देम getting along fine, and while Amanda confesses that she loved her missing husband, Amanda भी इस बात को तस्लीम करती है कि उसको उसका हस्बैंड अच्छा लगता था, who abandoned her, जो उसको छोड़ गया, calling into question just जी सर, यहाँ से मुझे आगे समझ। how सर mutual that यहाँ से बता दें, देयर इज आल्सो द इशू ऑफ, कहाँ से बेटा? देयर इज आल्सो से सर ये आपका कर्सर There ऊपर is था नीचे। also the issue of familial love। familial love हो सकता है ये फैमिली, फैमिली से रिलेटेड हो, ठीक है। एंड हाउ टू जी जी रिकनसाइल, और आपस में मफाहमत कैसे करनी है, अपने एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करना है। किसी सर, एग्रीमेंट, मुफाहमत का मतलब क्या हुआ? किसी एग्रीमेंट पे आ जाना, ठीक है, अपने इख्तलाफात को जो है सेटल कर लेना। तो वो किसी हद तक रिकनसाइल कर देते हैं। हाउ टू रिकनसाइल द एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, परेशानी और गुस्से को किसी हद तक वो रिकनसाइल कर लेते हैं। वी मे फील विद फैमिली मेंबर्स विद आवर इननेट लव फॉर देम। हम जो फैमिली मेंबर के लिए जो सर, हमारी मोहब्बत होती है वो बहुत ही यानी सर हमारी इन्नीत का क्या मतलब होता है? क्या इननेट जी, फितरत में शामिल जिसे हम कहते हैं। तो फैमिली मेंबर्स के लिए जो मोहब्बत होती नेचुरल है, लव। जी बेटा, नेचुरल कह सकते सर हैं। नेचुरल लव भी,
नेचुरल है। भी है, यानी ये यूं समझे कि कोडेड जो होती है ना इंसानों के जो है डीएनए में जो लिखी हुई होती है, तो उसके मुताबिक है ये। ठीक। तो सर फैमिली पहली मेंबर्स, नेचुरल लव होता है ना, तो हाँ हम उसको कर नेचुरल, सकते हैं। नेचुरल लव जो है, तो ये ऑलरेडी ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम होता है कि पेरेंट्स होते हैं वो चाहे ना चाहें वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो ये जो है ये फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी आपस में ग्रेट अटैचमेंट जो है, तो ये उनकी फितरत में होती है, उनकी यानी बनावट में ही ऐसा है कि वो इन रिश्तों को जो है अहमियत देते हैं। तो पर्टिकुलरली जी खास सर, तौर ये अब पर, लास्ट लाइन में। जी बेटा, जी हेलो, सर, पर्टिकुलरली। जी सर, यहाँ से बता दीजिए इस पर्टिकुलरली वर्ड का मीनिंग। पर्टिकुलरली खास तौर पर एक्सप्लोर्ड हियर क्या हम देखते हैं इज एक्सप्लोर्ड द का मतलब। इज द नेचर ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे यहाँ पे देखते हैं बहन भाइयों में मोहब्बत है, हु सपोर्ट ईच सर अदर। एक्सप्लोर्ड का क्या मतलब? क्या बता रहे हैं यहाँ एक्सप्लोर, एक्सप्लोर होता है तलाश करना, ढूंढना, यानी खोज निकालना। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें हमारे सामने ये बात आती है कि जो सर यहाँ मोहब्बत से मुझे समझ आ गई है सारा, बस लास्ट लाइन सब ये डिक्टेट वैल्यूज का मतलब बता दें। सपोर्ट्स, इसमें तो कोई नहीं है बेटा, कहाँ से वैल्यू। अच्छा सर पर्टिकुलर लास्ट ये वाली लाइन, पेज जहाँ एंड हो रहा है, इस पेज यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ का लास्ट। अच्छा ठीक जी। है। ऑल्सो डिक्टेट वैल्यूज का क्या मतलब है? अम्म, कहाँ सर पे, लास्ट में जेंडर रोल्स। ये वाली लाइन, ये वाली वैल्यू रूल्स। डिक्टेट, डिक्टेट होता है किसी को लिखवाना, ठीक है। रोल्स आल्सो जी डिक्टेट वैल्यूज। हमारे जो रोल जो हैं उनके, जैसे मदर जो हैं और ब्रदर जो हैं, उनके जो अपने किरदार हैं वो उनकी वैल्यूज जो हैं वो डिक्टेट कराते हैं। जेंडर, हाँ जेंडर रोल्स आल्सो डिक्टेट वैल्यूज। जी जेंडर यहाँ पे है मेल फीमेल होना, वो जो है उसके मुताबिक भी जो है उनकी वैल्यूज होती हैं, वैसे तो होती हैं कि अखलाकियात से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी जो है प्रेफरेंसेस जो होती हैं उनके बारे में है कि जो फीमेल जेंडर, जो फीमेल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उनके रोल के मुताबिक हैं, और जो मेल हैं उनकी जो है वैल्यूज़, उनकी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो उनके रोल के मुताबिक हैं। तो इन दिस सर, वे डिक्टेट का क्या मतलब हो रहा है? डिक्टेट लिखवाना, ठीक है। यहाँ पे मतलब उसको स्पेसिफाई करना, उसकी तशरीह करना, उसको बताना जो है, ठीक है। तो जी मेल मेल फीमेल होना जो है ये भी जो है रोल की अहमियत को जो है वो बताता है। जी सर, यहाँ से सारा हो गया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलें ठीक है। मुझे सारा समझ आ गया। हाउ जी। फार डू यू नो ऑफ मिल्टन ग्रैंड स्टाइल। आपको कैसे पता चलता है मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल। शैतान की स्पीड से पता चलता है, ठीक है। वो जो शैतान जी ने जो है स्पीच की थी, एलेबोरेट कोटिंग फ्रॉम द लाइंस इंक्लूडेड इन योर कोर्स। तो ये है सिंस स्टाइल इज द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। स्टाइल का जो एक्सप्रेशन जो है जो स्टाइल होता है वो किसी शख्स के बारे में हमें बताता है। वी हैव टू फाइंड द peculiar quality of मिल्टन स्टाइल। मिल्टन की खास क्वालिटीज़ जो हैं वो हमें मिलती हैं इन हिज पर्सनैलिटी एंड करेक्टर, उसके जो शख्सियत में, उसके किरदार में। इन द फर्स्ट प्लेस पहली बात यह है, मिल्टन्स माइंड वाज नॉरिश्ड अपॉन द बेस्ट थॉट्स एंड फाइनेस्ट वर्ड्स। उसके जो हैं दिमाग में अच्छे ख्यालात और अच्छे वर्ड से ऑफ ऑल एजेस, तमाम एजेस के लोगों के लिए। एंड दैट इज़ द लैंग्वेज, और ये वो लैंग्वेज है सेज पैटिसन, जिसके बारे में पैटिसन कहता है, of one who lives in the companionship of great and the wise of the past। मिल्टन जो है यानी पुराने ज़माने के जो क्या कहते हैं माने हुए जो पोएट जो थे उनमें उसका शुमार किया जा सकता है। यानी बहुत ही जो एक्सपर्ट पोएट थे, जिनकी बड़ी शोहरत थी, जिनकी जो है शोहरत को माना जाता है, उनमें मिल्टन का, यानी मिल्टन का शुमार बहुत बड़े शायर, जो शायर थे उनमें होता है। सेकेंडली दूसरी बात यह है, मिल्टन वाज ए मैन ऑफ लॉफ्टी करेक्टर।
मिल्टन जो है उसका करेक्टर जो है लॉफ्टी होता है, बुलंद किरदार, ठीक है, ज्यादा रुतबे जी। वाला, मोर रेस्पेक्टेड, ज्यादा रुतबे वाला जो है उसका करेक्टर था। whose soul was like a star, उसकी सोल जो एक स्टार की तरह थी, that developed part, जो कि रहाइश रखे हुए थी बहुत दूर, and who in all that is known about him, and who in all that is known about him, his life, his character, and his power of poetry shows something for which the only fit words is sublime. वो कहते हैं कि मिल्टन के लिए, उसकी पोएट्री के लिए, और उसकी जो पोएट्री, पावर ऑफ पोएट्री है उसके लिए, उसके करेक्टर के लिए, उसके लाइफ के लिए, और जो कुछ भी हमें ये पता चलता है, उन सब को बयान करने के लिए जो हमारे पास वर्ड है वो है सबलाइम। सबलाइम होता है बुलंद मर्तबा, ऊंचा ध्यान। यानी मिल्टन के बारे में जो हम कुछ कह सकते हैं वो ये है कि वो सबलाइम था, उसका करेक्टर, उसकी जो आर्ट, उसकी डिक्शन, उसकी पोएट्री। सर, वेल्ट का क्या मतलब है? क्या बेटा? DWELT का डवेल, क्या मतलब है? डवेल होता है रिहाइश इख्तियार करना, यानी रह रहा होना, किसी जगह पे जी। घर, घर बनाया हुआ होना, तो वो यह डेवलप्ड पा। असल में मिल्टन जो था, जो एक वक्त था उस जमाने में, मिल्टन से पहले का जो ज़माना था, उसमें बड़े ग्रेट पोइट जो हैं वो गुजरे थे, और मिल्टन भी बेसिकली उन ग्रेट पोइट में से ही एक था, लेकिन वो उस एज में पैदा नहीं हुआ है, तो इस तरह से वो जो था डेवलप्ड अपार्ट हो गया, वो उनसे हट गया। लेकिन उसमें जो सबलिमिटी थी, उसको जो सबलाइम होना था वो वैसा ही था। उसका रुतबा उन बड़े अजीम शोरा जो हैं, पोइट्स वगैरह से कम हरगिज नहीं था। तो ये जो है, ये वो आइडिया है जो ये कहना चाह रहे हैं। जी अकॉर्डिंग टू सर, इसका डॉक्टर, क्या मतलब है? Who in all that is known about him, his life? Who is all that is known? इसका क्या मतलब है? हु इन ऑल दैट, हु इन ऑल यानी मजमूई तौर पर, दैट इज नोन जो हमें पता चलता है, अबाउट हिम उसके मतलब, यानी मजमूई तौर पर हमें उसके मतलब जो पता ये चलता है वो ये है कि उसकी शायरी, उसका किरदार, उसके ख्यालात, उसके जो वर्ड्स, उसके मैनर्स सारे जो हैं वो सारे सबलाइम थे। ठीक है। जी अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू ये जो इसमें क्रिटिसाइज किया ये कोई अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पेर्स था, उसके मुताबिक मिल्टन सर, ग्रैंड, ये राइटर्स के रेफरेंसेस देने जरूरी है? वैसे एक का दुक्का आ जाए, वैसे तो हम कोट करनी चाहिए थी लाइनें जो हैं जो मिल्टन ने, जिनसे साबित चले। सर, रेफरेंसेस तो अकॉर्डिंगली टू द राइटर लिखने पड़ेंगे ना, मतलब सेम जैसे राइटर ने वो बोला उसने है उसने वगैरह। एक्चुअली ये उसने कहीं से कॉपी कर लिया। उसने जो कहा है, उसने कहा लाइंस इंक्लूडेड इन, यानी कोटिंग फ्रॉम द लाइंस। आपने जो उसकी पोइट्री लिखी हुई है उसमें जो लाइन जो थी उनको कोट करें। मसलन अगर उसके ख्यालात जो हैं वो बड़े सबलाइम है, तो क्यों सबलाइम है, पोइट्री में से कोई लाइन जो है वो उसको रेफर करें। ठीक है। तो उस हवाले से जी यहाँ पे ये नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, ये दोनों मुझे बहुत जो है रेलिवेंट नहीं लग रहे। एंड लिखे में आप ये देखें, इसका कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे। लेकिन वो जो लाइनें हैं, जैसे यहाँ पे ये भी मेरा कोटेशन ही है, जो पोएट शायर ने जो लाइनें जो लिखी हुई हैं वो आगे से कहीं आ ही जाएंगे। पैराडाइज लास्ट में आई एम लुकिंग फॉर देम, तो उससे हमें पता चलेगा कि ही वाज वेरी ग्रेट अकॉर्डिंग टू सर, डॉक्टर। मतलब कि राइटर्स के रेफरेंसेस देने इतने जरूरी नहीं है? हाँ, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, मैं अगर होता तो शायद ओवरलुक कर देता, लेकिन ये लोग जो हैं आज ये रेफर कर देते हैं ऐसी लाइन जो है, दूसरों की कोटेशन, दूसरों की राय क्या है उसके बारे में। तो हाँ हाँ, सर, वो मतलब एक दो अगर कर जिन दे तो लोगों ने दैट्स इनफ। जिन लोगों ने मिल्टन को जो है वो प्रेज किया है, उनमें से चंद एक वर्ड जो है वो याद रखना जो है अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं है कि उनके लिए अब जो है हम एक्चुअल जो है वर्क जो है उसको छोड़ दें, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। हमारी अपनी जी जो, वो हमारी ओपिनियन की बात कर रहा है, वो लोगों के ओपिनियन की बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो जी सर। हमारी जो है बात को साबित करने के लिए हम इस तरह से कोटेशन दे देते हैं, ताकि हमारे पे जो है वो ना आए कि ये अच्छा लिखे, ये अच्छी बात है या नहीं है, उसके फेवर में जा रही है या नहीं जा रही। तो इस तरह से वो उनको लोग जो हैं वो रेफर कर देते हैं, कोटेशंस दे देते हैं किसी और की।
किसी के हक में। तो नेचुरली ये सर कुछ है 50-50 है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद है प्रोसैक विर्च्यू ऑफ क्लैरिटी, ये उसके वर्डिंग है इसके पेयर्स के। उसमें वो कहता है कि इसकी जो है बिल्कुल क्लैरिटी है, यानी शफाफियत है, साफ साफ दिखता है, ऑर्डर तरतीब है, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, वर्किंग फ्रॉम लाइन टू लाइन, यानी बिल्कुल डेफिनेशंस जो हैं हर चीज़ की अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, यानी बयान किया हुआ है। वर्किंग फ्रॉम लाइन टू लाइन, एडजस्टिंग, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के साथ मुताबिकत रखती है। एडजस्टिंग क्लास टू क्लास, एक क्लास जो होती हैं वैसे तो मेरे ख्याल में शराइत होती हैं, तो यहाँ पे वाक़या होगा, ठीक है, ये सिचुएशन होगी। जी एडजस्टिंग क्लास टू क्लास, वर्ड टू वर्ड, यानी एक वर्ड की दूसरे वर्ड से इंतहाई मुताबिकत है। और द रियल सोर्स ऑफ दैट क्लासिक फिनिश, तो ये सारे जो हैं एक इंतहाई माहिराना तरीके से लिखा गया है, आर्टफुल तरीके से लिखा गया सर है। प्रोसिक का क्या मतलब? क्लासिक जब कौन सा, ये प्रोसेक नहीं और सर, प्रोसिक। ये वाला प्रोसेक, ये है रिलेटिंग टू प्रोज। प्रोज होता है नसर, ठीक है। जी तो नसर में जो खूबियां होती हैं वो इसकी पोएट में, इसकी शायरी में वो पाई जाती हैं। प्रोसाइक, अच्छा, रियल सोर्स ऑफ दैट क्लासिक फिनिश, ठीक है। तो क्लासिक फिनिश ये है, यानी ये जो है क्लासिक होता है इंतहाई आर्टफुल होना, ट्रेंड होना, उसका जो है उसकी जो स्किल है, इंतहाई स्किल है, उसकी तरफ जो है वो इशारा है, क्लासिक फिनिश है, यानी बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। A clear hardness of texture and everywhere distinguishes the Miltonic line from any other. मिल्टन ने जो है बहुत अच्छे जो जो अल्फाज की बनावट है, जो उसने अल्फाज की तरतीब लगाई है और जो ख्यालात जो हैं उसने बयान किए हैं, वो किसी दूसरे शायर में ऐसा नहीं मिलता। तो उसकी जो लाइनें हैं जो उसने लिखा है, वो दूसरे जो शायर हैं उनसे बिल्कुल सर ये क्वेश्चन लीव नहीं अलग कर जो है सकते? हमें दिखाई देता है। हम सर ये क्वेश्चन लीव नहीं कर सकते? हाँ, हो सकता है, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो छोड़ दें। अच्छा, ये सारा अच्छा नहीं लिखा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। सर हाँ, अगले, काफी डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट भी है, और मेन वैसे इसकी रेलेवेंस भी नहीं है। ये लगता है जिसने जो ये कमेंट्स दिए हैं उसके अपने कमेंट्स हैं ही नहीं, उसकी अपनी कोई स्किल ही नहीं है कि वो जान सके कि इसमें क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो इस सर हवाले आपके ख्याल में अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो आगे करते हैं, इसको छोड़ आगे, देते हैं? बेटा आगे तो ग्रैंड स्टाइल वाले भी तो बात है, वो यहाँ पे हो सकता है आपका आंसर ही यहाँ से शुरू होता हो। The greatest work of Milton is Paradise Lost, and when I will speak of the style of Milton, यहाँ से आंसर ही यहाँ से शुरू हो रहा है। We usually think, हम अक्सर सोचते हैं, जो आंसर है जो रेलेवेंसी है वो तो यहाँ से शुरू हो रही है। 2 पैराग्राफ तो ऐसे फजूल में दे दिए मैं उसने। जी अच्छा जी, द मैजेस्टिक स्टाइल ऑफ हिज ग्रेट एपिक, उसकी जो है ये जो लंबी पोएम है उसका स्टाइल है बहुत मैजेस्टिक है, शानदार है, शाहाना है। मैन वर्ड्सवर्थ ने लिखा, दाउ हैडस्ट, ये तो मैं हम क्योंकि उसकी वर्ड्सवर्थ ने वो उसको मिल्टन को ये कहा था कि वो जो है उनकी रहनुमाई करे। लंदन वाला। हाँ, उसने ओड टू मिल्टन शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसने। तो वर्ड्सवर्थ ने जो है उसको एड्रेस किया था, उसमें दाउ हैडस्ट अ वॉइस whose sound was like the sea, he had in his mind the grand style of Paradise Lost. जब जो है वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में ये कहा था कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो ऐसे है जैसे कि समुंदर है, ठीक है। तो ये बात उसने कहते वक्त यकीनन उसके दिमाग में मिल्टन का जो वर्क है, उसकी जो किताब है, बुक है पैराडाइज लॉस्ट, तो उसके वो उसके ज़हन में होगी जब उसने ऐसा कहा। When Tennyson spoke of Milton as helping the God-gifted organ voice of England, टेनिसन भी एक यानी शायरी है, उसने मिल्टन के बारे में कहा था कि मिल्टन जो था उसको अल्लाह ताला ने एक खास जो है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस उसकी जो है, ये तो उसकी वॉइस जो होती है किसी एक ऑर्गन एक जो है, हाँ, वॉइस ऑर्गन जो है उसके यानी गले में एक खास जो है आवाज़ होगी, यानी पुरस्सर आवाज़ होगी,
मुतासर करने वाली ये भी हो सकता है। ऑर्गन एक जो बाजा भी होता है मेरे ख्याल में उसकी तरफ से ऑफ इंग्लैंड। मतलब ये है कि मिल्टन की का जो स्टाइल था वो ऐसा था कि बहुत ही मुतासर करने वाला था और इंग्लैंड जो है उसको उस पर फ़ख्र था, यानी गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ही बिलोंग टू जी इंग्लैंड तो इसलिए इंग्लैंड के लिए वो फ़ख्र था एक। He was no doubt referring to the majestic blank verse of Paradise Lost। जब उसने ये टेनिसन ने जब ये अल्फाज कहे तो उसके ज़हन में भी पैराडाइज लास्ट जो उसकी बुक है और उसका जो स्टाइल है ब्लैंक वर्स वाला जो है उसकी वो उसके दिमाग में होगा। यानी वर्ड्सवर्थ और टेनिसन ने जब मिल्टन के बारे में तारीफ की तो उनके दिमाग में ये नेचुरली पैराडाइज लास्ट और इसका जो है स्टाइल जो है लिखने का स्टाइल जो है पोइट्री का वो होगा। तो यहाँ तक बात ठीक है। अब ये जो है जी उसने जो मिल्टन के मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी वो अब यहाँ मिस हो गई है, मैं देखूंगा दोबारा कहीं आती है थी। मिल्टोनिक स्टाइल आप अच्छा हाँ मैं ये ब्लैक वर्स पे बात करना चाह रहा था। तो ये जी ऑनेस्टली जो स्पीकिंग मैंने इस पे पीछे भी इससे पहले जब मैंने इस पे कमेंट्स किए थे तो मैंने ये कहा था कि ब्लैक वर्स जो है ये ठीक है, ये एपिक पोएम के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये कोई बड़ी भरपूर फॉर्म ऑफ पोइट्री नहीं है क्योंकि इसमें लाइनिंग जो है लाइन्स हैं वो राइमिंग नहीं होती हैं एंड में, ये हेरोइक कपलेट में नहीं है। अगर ये इसकी यही पोएम जो एपिक है अगर इस तरह से होती कि हर दो लाइनें आपस में राइमिंग होती तो फिर ये और भी शानदार जो हैं ये इसके इफेक्ट्स हैं और भी शानदार होते। पर ब्लैंक तो वर्ड्स का एक बार फिर से बता दें, अब ये ब्लैंक वर्ड्स देखें क्या था? मैं आपको सुनाता हूँ, ये एक जो है इसी तरह की एक एपिक जो है उसने लिखी थी अलेक्जेंडर पोप में। तो मुझे उसके अल्फाज में मैंने उस याद उस जमाने से मुझे याद आज 20-30 साल हो गए हैं। तो उसने इट्स हार्ड टू से इफ ग्रेटर वांट ऑफ स्केल अपीयर इन राइटिंग और इन जजिंग गेल but of the two less dangerous is the offense to tire of patience than misleading our sense। अब ये देखें ये वाला स्टाइल है ये ज़्यादा जो है ये इफेक्टिव है। इसमें भी हर लाइन की 10 आवाज़ें हैं 10 यानी सिलेबल्स हैं और जी वो जो लाइनें जो हैं उनमें भरपूर एक जो है वो एक रिदम है एक म्यूज़िक है जो कि एक पोइट्री की शान है। ब्लैंक वर्स जो है ये फिलोसफिक आइडियाज़ हैं उनके लिए सूटेबल कह सकते हैं। तो वंस अगेन हम मैं जो है ब्लैंक वर्स के बहुत ज़्यादा हक में नहीं हूँ और ये ऑलमोस्ट वर्स ही होती है ब्रोकन अगर ये इनकी जो है तरतीब जो है थोड़ी सी अगर कैलकुलेटेड ना हो यानी अगर हर लाइन में 10 सिलेबल्स ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ब्रोकन ये क्या कहते हैं ब्रोकन लाइन्स हैं और ये है प्रोस ही है और ये वेरी मच लाइक प्रोस। मैंने अक्सर जो है इसको जब किसी को पढ़ते हुए सुना है तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आम जो है नसर पढ़ रहा है। लाइनें जहाँ पे हर लाइन के एंड पे कोई नहीं रुकता, एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ देते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है फिर एक आवाज़ में एक लाइन जो है उसमें 10 आवाज़ की हरकत हैं। तो इसमें पोएट्री का तो काम ही है कि इसमें एक म्यूज़िकल टच हो, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इट्स हार्ड टू से जी इफ क्रिएटर वांट ऑफ स्किल अपीयर इन राइटिंग और इन जजिंग इट। मुझे पता है आपको समझ भी नहीं आ रही होगी लेकिन यू कुड फील दैट दिस इज़ पोएट्री। जी जी तो इसमें मिल्टन जी जी में ये चूँकि ब्लैक वर्ड्स है, इसमें वो रिदम, वो म्यूज़िक वो नहीं पाया जाता। तो इसी में अगर ये हेरोइक कपलेट में जैसे कि मैंने आपको ये सुनाई है, अगर इस तरह से अगर ये लिखी होती, तो बहुत ही शानदार होती। एनीवे सर, ब्लैंक वर्ड्स क्या होते हैं जिसमें म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं होता, जस्ट और मैसेज और इस तरह से? इसमें लाइनें जो होती हैं वो इक्वल वेट की होती हैं। हर लाइन में 10 आवाज़ की हरकत होती हैं। जैसे डी में एक एक यानी आवाज़ है। स्टाइल इसमें दो स्टाइल इसमें दो हैं। ऑफ दी एक एक आवाज़ है। एपिक इसमें दो आवाज़ें हैं। तो इस तरह से जो काउंट करते हैं तो हर लाइन में 10 जो हैं वो आवाज़ें जो हैं वो काउंट होती हैं, ठीक है? और इनको हम सिलेबल्स कहते जी हैं, यानी आवाज़ की जो हरकत हैं इनको हम सिलेबल्स कहते हैं पोइट्री में। तो हर लाइन में 10 सिलेबल्स हैं, 10 सिलेबल्स हैं। डेकासिलेबिक ये जो हैं इनकी जो होती है फॉर्म होती है पोइट्री की। और लाइनें आखिर में राइमिंग नहीं होती, काफिया नहीं बनता। एक एंडिंग जो साउंड है हर लाइन की वो एक हर पहले वाली लाइन से डिफरेंट होती है। तो ना तो इसके स्टैंजे बनते हैं,
ठीक है, तो हम यही सर इसमें म्यूजिक नहीं होता, आपने अभी बोला था नो म्यूजिक। यानी लैक ऑफ रिदम जो है इसमें फील होता है, ठीक है। तो इसमें कोई जैसे पोएटिक फॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया ए बी या ए सी और बी सी, इस तरह की जो है ए बी और बी बी, इस तरह के मैंने आपको बताया था कुछ जो है। तो अगर इस तरह से जो इनकी जो रिदमिक होती है, क्या नाम है, जो अरेंजमेंट होती है लाइनों की, रिदम की, वो नहीं बन रही होती। तो इस तरह से हम जो है ये एक लैक ऑफ म्यूजिकल टच जो है वो रहता है। लेकिन ये जो है चूँकि फिलोसफिक आइडियाज़ होते हैं, तो उनमें कर जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें रिदम म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि जो पोएटिक जो है, पोएट्री है, उसको पता चलना चाहिए कि ये पोएट्री है, ठीक है। ब्लैंक वर्स में अगरचे कि शेक्सपियर ने भी बहुत ज़्यादा यूज़ की है। आई डोंट नो कि लोग जो हैं जो राइटर हैं उनको क्या लुत्फ़ आता है इसमें, लेकिन मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत इस पे पोएट्री पे रिसर्च भी की है, तो मुझे कोई इसमें ख़ास नहीं है, रिदम नहीं नज़र आता, पोएटिक वाली को फॉर्म नज़र नहीं आती। और पढ़ने वाले भी जो हैं जब इसको पढ़ते हैं इस लाइनों को, तो वो भी जो है कोई ऐसा रिदमिक टच जो है वो इसको नहीं देते। तो जैसे कि माइकल जैक्सन है, उसके सॉन्ग जो हैं ऐसे ही हैं, लेकिन जब वो बोलता है, पढ़ता है, तो उसमें कोई रिदम क्रिएट हो जाता है। इसमें ऐसा मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की है कि जो ब्लैंक वर्ड्स हैं, जैसे कि लिखी जाती है, इसमें कोई अच्छा जो है मुझे फीलिंग्स या पोएट्री के हवाले से मिलें, तो मुझे नहीं मिले हैं। तो वैसे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये है, अगर ऐसी कोई बात, मिल्टन जो है, मिल्टन कह रहा हूँ, पोप जो है अलेक्जेंडर पोप, वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो पोएट है। और अगर इसमें कोई ब्यूटी होती तो वो खुद भी जो है वो इसको ट्राई करता। मुझे नहीं याद पड़ता कि उसने जो है कोई ब्लैंक वर्स को उसने ट्राई किया है। ये शेक्सपियर, और शायद शेक्सपियर ने भी शायद इसलिए किया कि उससे पहले वाले लोग जो हैं वो कुछ इस तरह का कोई तजुर्बा रखते थे, तो ब्लैंक वर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना, या हो सकता है ये शेक्सपियर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया हो इस तरह की जो लाइनें हैं। शेक्सपियर का ज़्यादा वर्क जो है वो ब्लैंक वर्स में ही है। तो मिल्टन ने भी हो सकता है, क्योंकि शेक्सपियर वाज ए ग्रेट पोएट हम उसको कहते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है मिल्टन ने भी ये स्टाइल जो है उससे बारो किया हो, क्योंकि ये उसके बाद के ज़माने का है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा हो। लेकिन पोइट्री की जो बेसिक तकाजा है वो इसका रिदम है, इसका म्यूज़िक है, तो वो बहुत से जो हैं ये पता चलना चाहिए कि ये पोइट्री है। तो हमें वो वाली चीज़ नज़र नहीं आती। फ़िलोसफ़िक आइडियाज़ के लिए इस तरह की कह सकते हैं, मुझे सही अल्फाज ये कहने नहीं चाहिए कि इस तरह का बदमज़ा स्टाइल जो है वो फ़िलोसफ़िक आइडियाज़ के लिए वो हो सकता है, लेकिन मुझे जी ये बदमज़ा नहीं कहना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये स्टाइल जो है लोग इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो आप भी ऐसे ही कह दें कि ठीक है, ब्लैक वर्स हैं, बड़ी अच्छी है, बड़ी शानदार है, वगैरह वगैरह, अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो। जी लेकिन इसकी रियलिटी मैंने आपको बता दी है कि है क्या। द स्टाइल ऑफ द एपिक इज ऑलवेज ग्रेट। एपिक का स्टाइल जो है वो हो सकता है, मैंने मुझे याद पड़ता है, इससे पहले मैंने होमर की भी कुछ पोएट्री पढ़ी है, जो कि उसमें भी लंबी जो है जंग के मतलब जो है वो पोएम्स हैं, और मुझे याद पड़ता है कि उसमें भी ब्लैंक वर्स नहीं है, सिर्फ हेरोइक कपलेट ही है, और वो डेकासिलेबिक हैं, हर लाइन में 10 आवाज़ की हरकत है। तो ये शेक्सपियर ने ही शायद ये इंट्रोड्यूस करवाई सर, थी। एपिक का क्या मतलब है? क्या चीज़? एपिक का क्या मतलब है? एपिक एक लंबी पोएम होती है जिसमें किसी जंग का जिक्र होता है, कोई वार जो है उसके बारे में होता है। तो अक्सर लोग जो है ये सर इसको एक, इसमें लिखा हुआ है एपिक इज ऑलवेज ग्रेट, तो मतलब क्या मतलब? लेंथ इज ऑलवेज ग्रेट? हाँ, इसके एपिक जो है ये पोएम जो है ये इस तरह की जो पोएम है, द स्टाइल ऑफ एपिक, यानी इस तरह की नज़म का जो स्टाइल है हमेशा बहुत ग्रेट होता है, ठीक है। स्टाइल सर इसलिए, इसमें भी एक किस्म की लड़ाई है ना शैतान की, और इस तरह हाँ से, हाँ, तो वो इसको जैसे एपिक कहा कि जा रहा है। तीर है, तलवार है, लड़ाई है, जंग है, इस तरह की वो तैयारी है, वो सबको कहता है तैयार हो जाओ, वेपन इकट्ठे कर लो, यूं कर लो, वगैरह वगैरह। जी तो ये जो है इस तरह की पोएम का वो कहता है कि इस तरह स्टाइल होता है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन होता है। बेसिक वजह जो है लोगों का इंटरेस्ट जो मेंटेन होता है वो इसकी पोएटिक, अगर तो वो पोएटिक फॉर्म है, अगर हेरोइक कपलेट फॉर्म में अगर वो है, तो फिर तो जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन होता है।
लेकिन अगर ये जैसे ब्लैंक वर्ड्स में है तो फिर स्टाइल की वजह से जो है इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन नहीं होता है, बल्कि वो आइडियाज़ होते हैं जिनकी वजह से इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन होता है। अल्लामा इकबाल ने ब्लैंक वर्ड्स कोई नहीं लिखी, हालांकि वो इतना बड़ा शायर था, ठीक है, पूर्व मशरक से मगरब तक लोग उसको जानते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं कि जो है बल्कि मुझे तो किसी और लिटरेचर में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई ब्लैंक वर्स देखी हो। ये अंग्रेज ही हैं, वो अपने इस ब्लैंक वर्स को बड़ी तारीफ करते हैं और इसका जो है कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा स्टाइल है। एनीवे समथिंग देखो जो वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, मुझे तो इतना ज़्यादा इसने मुतासर नहीं किया है। एनीवे जी बहुत लोगों की बड़ी राइट है। मैंने बहुत से पोइट हमने देखे हैं, इसके बाद भी जो है वो देखे हैं अपने वो क्या नाम है, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, कीट्स को पढ़ा है, और भी शायद आप पोइट्स पढ़ती तो आपको पता चलता है कि ये सारे जो हैं वो इस जी ब्लैंक वर्ड्स को नहीं अडॉप्ट करते। आखिर इसकी कोई वजह तो है ना। अच्छा जी, ऑन दी होल मजमूई तौर पर इट इज़ ग्रेटेस्ट। इसकी जो है आप हमने तारीफ जो कर सकते हैं वो इस बेस पे कर सकते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो इसके आइडियाज़ जो हैं, जो इसने जो स्टोरी हमने बतानी है, जो प्लॉट है, उससे मुताबिकत रखता है। दैट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक हो गया। ऑन द होल इट इज़ जी ग्रेटेस्ट, मजमूई तौर पर कह सकते हैं इन द होल रेंज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये यानी बड़ी आला तरीन पोएट्री है सारी जो है इंग्लैंड में जितनी भी पोएट्री हुई है। फुलनेस ऑफ साउंड, इसमें आवाज़ें जी हैं। वेट ऑफ मार्च, आगे मार्च आगे बढ़ने का होता है, वैसे तो मार्च वेट वजन होता है। ये मार्च से जो है वैसे यानी गो एडवांस, आगे बढ़ना जो है जैसे परेड करना होता है वो है। कम्पैक्टनेस और फिनिश, कम्पैक्टनेस होता है किसी चीज़ को यानी कोई लंबी बात हो उसको जो है थोड़े अल्फाज में बयान करना, तो इसको हम कहते हैं कम्पैक्टनेस है, यानी उसको जो है साइज में छोटा किया हुआ है। फिटनेस ऑफ वर्ड्स टू थिंग्स, अल्फाज जो हैं और चीज़ों के एन मुताबिक इस्तेमाल किए हैं। ये सारी ऐसे फजूल की जो है उसने कही है बातें, वो इस तरह से रवायती तौर पे लोग ऐसे कह देते हैं। तो इसमें कोई ख़ास टेक्निक या कोई बात ज़हन में रख के नहीं कही जा रही, ये सारी बातें किसी भी शायर के बारे में हम लिख सकते हैं। Fitness of pauses and to thought, a strong grasp of the main idea, while other ideas play around it। यानी इसका जो प्लॉट है एक मेन आइडिया है और उसके बाद जो है और सब आइडियाज़ हैं, दूसरे रेलेवेंट आइडियाज़ हैं वो भी इसके साथ साथ चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ पावर, हाँ इक्वलिटी ऑफ पावर है, यानी अल्लाह की जो अथॉरिटी है उसके ये खिलाफ चला था, ठीक है। तो उसने अपना ये एक तरफ अल्लाह रूल कर रहा है, वो जन्नत में रूल कर रहा है, ये दोज़ख में रूल कर रहा है। तो इक्वलिटी ऑफ पावर इस तरह से उसने बनाई है। वास्ट स्पेसेस ऑफ इमेजिनेशन, इसमें इमेजिनेशन का जो है बहुत बड़ा रोल है। सस्टेन्ड स्प्लेंडर, स्प्लेंडर शान शौकत होता है, सस्टेन्ड बरकरार रखा हुआ। व्हेन ही सोर्स, जब वो परवाज करता है। अब ये प्रवास कौन करता है, मिल्टन, मिल्टन ही होगा, उसका जो स्टाइल है जब वो प्रवास करता है फुल, ये ऐसी बातें उसने लिखी हुई हैं। बहुत सी इसमें जो नरेशन है उसमें जैसे रवायती तौर पे लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिन पर हम कह सकते हैं कि ये इसको बेहतर किया जा सकता था। मैं ये तो नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं जो कि अब एक तो बात ये है इसने ऐसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं, ऐसे ही हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं उनकी तरफ रेफर किया है, जैसे पहाड़ों के नाम, खुदाओं के बारे में और इस तरह की जो बातें इसने लिखी हैं। तो वो इसने बताया है कि ये एक स्कॉलर है, एक पढ़ा लिखा बंदा है, और इस तरह की बातें जो उसने लिख के अपने आप को ये कोशिश की है कि वो लोगों को ये एक तासर दे सके कि ही इज़ एन एजुकेटेड। और उस ज़माने में लोग जो है ऐसा करते थे, तो इसने भी ऐसा किया। हालाँकि वर्ड्सवर्थ जो है उसने बिल्कुल ऐसी बातों की परवाह नहीं की कि कोई उसको जो है, उसने सिर्फ़ अपने स्टाइल की तरफ भरपूर तवज्जो दी है कि जो वो कह रहा है वो दूसरों को जो है उससे वो जी सर। सर इसका क्या मतलब है फिटनेस ऑफ पॉजेस टू थॉट? यानी अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है फिट है, अकॉर्डिंग टू थॉट है। ये उसको उसने फिटनेस लिख दिया अकॉर्डिंग टू थॉट। सर हम यूँ लिख सकते हैं फिटनेस अकॉर्डिंग टू थॉट्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे है, ठीक है।
उसका जो चीज ये जो है, मतलब खुद से फ्रेज बनाया है? हाँ ये सारे ऐसे ही हैं, कहीं से उसने ये किसी बुक में से कॉपी करके लिख दिया। तो ऐसे ये अपने पास से भी इस तरह के अल्फाज जो है वो जोड़ देते हैं। इसमें जो खास बात है जो जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं वो ये है कि इसका प्लॉट जो है जो इसने चुना है वो किसी दूसरे ने पहले नहीं चुना, और ये रियली दैट वाज वर्थ, ये उसकी ग्रेटनेस है कि उसने प्लॉट ऐसा चुना है। फिर उसमें दूसरी ग्रेटनेस है, उसने ओरेटरी है, शैतान की जो स्पीच जो थी, ठीक है, हालांकि हमें उसको जहर उगलना चाहिए था शैतान को जो है, ठीक है, लेकिन उसने जो है क्योंकि वो गॉड के खिलाफ नहीं बोल सकता था, और जो है जी उसने वो सिर्फ यानी अपने जिसको वो आर्च राइवल कहता है या दुश्मन कहता है उसके खिलाफ उसने कोई बात नहीं की है, बल्कि उसने ये किया है कि उसने इंस्पायर किया है अपने जो फॉलोअर्स थे उनको लीड किया है। तो अब जो है अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करने के लिए जो स्पीच दी है वो बड़ी ग्रेट स्पीच है, वो भी बड़ी अनयूजुअल है, ठीक है। किसी ऐसे हैं किरदार को जो है इस तरह से पेश करना कि उसकी शान और शौकत दिखती हो, तो वो जो कि इंसानों का दुश्मन भी है, तो ये बातें हैं उसके लिए बड़ी एक लिमिट थी, इसके लिए मिल्टन के लिए वो नहीं लिख सकता था, लेकिन उसने ये जो चैलेंज था उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने निभाया है, इसको पूरा किया है। तो ये वाली जो है जी इसमें बात हमें मिलती है। फिर इसमें इमेजरी जो है उसने मिलती है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है शैतान जो है वो एक बड़ा सा एक क्लब जो है उसने जिसको साथ उसने सहारा लिया हुआ टेक लिए हुई है, वो बिल्कुल हमें दिखता है। फिर वो हम देखते हैं कि एक बड़ा सा महल है जो दोज़ख में बना हुआ है, और उसमें फिर वो जो है वो सारे इकट्ठे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। और जो फिर ये भी हम देखते हैं कि वो अपनी जो उनके जो साइज़ हैं, जो वैसे तो ह्यूज साइज़ के हैं, लेकिन उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को यानी छोटे साइज़ में मक्खी बराबर भी कर लेते हैं। तो इस तरह से वो सारा हम देखते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे कोई सियासी जलसा हो रहा हो, और वो को बहुत बड़ा लीडर जो है वो एड्रेस कर रहा हो, जिसको दूर-दूर से लोग देखने आते हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही एक मंज़र जो है वो दिखता है, जो कि बिल्कुल हम उसको जो है हालाँकि हैरत है, वो शैतानों का एक बहुत बड़ा जो है वो एक गैदरिंग है, लेकिन हम जो हैं वी आर क्यूरियस, हम उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनको देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि वो ही इज़ नॉट स्पीकिंग वेरी मच अगेंस्ट गॉड, अल्लाह के खिलाफ बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा होता, वो अपनी वार प्लान कर रहा होता है, वो सिर्फ ये बताता है कि वो जो है अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा, तो वो कभी हारेगा नहीं, वो कभी जो है ही विल नेवर गिव इन। ये बातें हैं इसकी एपिक में, उसके स्टाइल में, उसकी जो है प्लॉट में, ये बातें मुतासर करने वाली हैं। और इनकी बुनियाद पे हम अगर कहें कि मिल्टन का जो स्टाइल है, जो थीम है, वो बिल्कुल बहुत ग्रैंड है। शैतान ने जो वर्ड दिए थे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि डेविल की जो स्पीच थी, वो एक मिल्टन की सारी पोएम में वो हमें उसकी स्ट्रेंथ जो है, पोएटिक स्ट्रेंथ जो है, वो हमें शैतान की स्पीच में जो है वो दिखती है कि किस तरह से वो अपने सारे जो गिरे पड़े लोग हैं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किस तरह से वो सब सँभालता है, और कैसे वो अल्फ़ाज़ चुन-चुन के इस्तेमाल करता है। सो दैट इज़ हम बहुत जो है मुतासिर-कुन है। इसमें इस तरह से जो किसी ने भी नहीं लिखा है, और ये उसका जो आर्ट मिल्टन का ही आर्ट है कि उसने अपना जो मौजू जो था, जो सब्जेक्ट जो उसने चुना था या इस जी एपिक के लिए, उससे उसको जस्टिफाई किया है, उसके मुताबिक उसने लिखा है। तो ये बात जो है बहुत मुतासर कुन है, ये हमें किसी और पोएट में नहीं मिलती है। So Milton's grand style can be seen in the following lines: "And shook his throne, what though the fields be सर, lost." इन्होंने इन लाइंस का हाइलाइट करने कोटेड करने का कहा था ना, वो जी, पिछली वाली लाइंस को तो नहीं ना, जो हाँ, राइटर नहीं, की नहीं, 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 ये वाली लाइन है, ये ओपिनियंस वगैरह है? एपिक में से जो लाइनें ली गई हैं, ये वाली लाइन है। और ये लाइन जो देखें, ये डेविल की ठीक है। स्पीच है, उसने शैतान की स्पीच है, उसने कहा था एंड शूक हिज थ्रोन। हिज थ्रोन का मतलब अल्लाह ताला का जो तख्त है, यानी वो कोशिश करेंगे कि खुदा ताला के जो उसके तख्त को हिलाएंगे, मतलब कि उसको परेशान करेंगे, या उसको जो है काम में मुदाखलत, परेशान भी नहीं कर सकते, उसके काम में मुदाखलत करेंगे। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर वो जंग हार भी गए, मैदान जंग में जी उनको शिकस्त भी हो गई, तो क्या हुआ?
लेकिन उनका जो इरादा जो है कि वो अल्लाह के खिलाफ जो अपनी साजिशें जारी रखेंगे, ये उनका रेजोल्यूट जो है वो इसके जी खिलाफ है। आगे फर्दर वो कहते जी हैं ऑल इज सुनिए। नॉट लॉस्ट, सब खत्म नहीं हुआ है। द अनकंकरेबल विल, क्योंकि उनका जो इरादा है, उनकी जो दुश्मनी है वो अनकंकरेबल है। एंड स्टडी ऑफ द, ये लाइनें ऊपर नीचे करके लिखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल आ रहा है ये नई लाइन स्टार्ट हो रही है। एंड स्टडी ऑफ एवरी जी रिवेंज इमॉर्टल है। सर, कॉमा के बाद हम कैपिटल तो नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, ये लाइनें हैं, पोइट्री है अंदर, तो उसने जो ये टाइपिंग में मिस्टेक आ गई है। इस लाइन के नीचे ये लाइन आती है और इसके यहाँ से आगे ये लाइन, ये यहाँ पे आता है, ये एक नई लाइन है। उसके बाद फिर ये लाइन नीचे आती है, फिर ये पूरा उसने पैराग्राफ ही दे दिया। तो ये इसके जी ऊपर सर, कोई वैसे कॉमा के बाद कैपिटल आ जाता है या कॉमा के बाद कैपिटल नहीं 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 आता? नहीं आ सकता है अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर नाउन हो तो सर आ सकता मतलब है। कैसे, कोई एग्जांपल दें? जैसे सैटर्न है, सैटर्न कैसे कैपिटल लिखा जाएगा, और कोई इस तरह के जो वर्ड हैं जी, जो, वो तो नेम वगैरह का तो बड़ा लिखा जाता है, कैपिटल लिखा हाँ जाता है। हाँ, किसी कोई भी प्रॉपर नाउन है वो जो है उसको हम वो कैपिटल लेटर से ही ठीक लिखते हैं। है। तो ठीक अदरवाइज है है कि नॉर्मली अगर ये चूंकि ये है, सर, जैसे बॉय आ रहा है तो बी उसका छोटा ही आएगा, लेकिन अगर हम वही बॉय का नाम अली लिख देते हैं तो ए बड़ा हाँ आएगा, ये बढ़ाएगा, वो प्रॉपर इस नेम होगा। तरह से। अब असल में लेकिन बॉय का बी छोटा ही आएगा। ये पोएट्री है, उन्होंने सारी लाइनें जोड़ दी हैं, ये वो यह लाइनें ऊपर नीचे लिखनी चाहिए थी। इस लाइन ये ए, इसके नीचे ये ए आना चाहिए था, इस ए के नीचे ये वाला ए आना चाहिए था, और फिर ये वाला ए इसके नीचे आना चाहिए था, फिर उसके बाद ये आना चाहिए था, फिर आगे दैट है ये आना चाहिए था, फिर यहाँ से आना चाहिए था। तो इस तरह से एक पूरा स्टैंजा जो है वो बनना था। चले, जी सर। तो वो जो है वो सारी ये लाइनें जो है उसने पोइट्री में से कोट की हैं, और ये ही वो कह रहा था क्वेश्चन में, उसने यही कहा है कि लाइनें जो है पोएम में से कोट करें। और वो कह रहा है कि उनकी विल जो है अनकंकरेबल है, और उनका जो है हेट जो है वो इमॉर्टल है, ना खत्म होने वाली है, ठीक है। एंड जी करेज नेवर टू सबमिट, और वो इतने बहादुर हैं कि कभी भी वो हार नहीं मानेंगे। सब यानी एंड यील्ड, यील्ड भी होता है झुक जाना, शिकस्त तस्लीम कर लेना, वो नहीं करेंगे। एंड वन एल्स इज नॉट नॉट बी ओवरकम, और ये कि मजीद ये कि वो बिल्कुल भी हैं आप में यानी मगलूब नहीं होंगे, यानी डरेंगे नहीं। दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ, वो जो शान शौकत है जो शैल नेवर शैल हिज रैथ, उसका गुस्सा जो है, और माइट एक्सटोट फ्रॉम मी, यानी उससे कम नहीं हो सकता है। ये जो है यहाँ पे ग्लोरी नेवर शैल सर, हिज, रैथ का क्या मतलब हुआ? रैथ का होता है गुस्सा, अल्लाह मियाँ की जो नाराजगी है, ठीक है। अल्लाह पाक जो है उनसे सिर्फ नाराज, सर, ये पर्टिकुलरली अल्लाह ताला की नाराजगी को हाईलाइट मेरा कर ख्याल है वो है मतलब पॉइंट करता है? नाराज तो अल्लाह ताला ही हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद है जी माइट, नहीं, मतलब कि रैथ वर्ड सिर्फ अल्लाह ताला की नाराजगी के लिए या ह्यूमन बीइंग की नाराजगी के लिए भी हम ये यूज कर देखिए सकते हैं? दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ, यहाँ पे शायद कोई मिसिंग ना हो, ठीक है। नेवर शैल, नहीं नहीं सर, मैं वैसे रैथ वर्ड के बारे में पूछ रही हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज कर सकते हैं या सिर्फ पर्टिकुलरली अल्लाह के लिए रैथ वर्ड यूज होता है, अल्लाह के गुस्से के लिए होता है? देखें देखें, ये दो तरह की रैत का मतलब गुस्सा है। तो ये मुझे तो जो अभी तक जो इसमें से जो साफ बात नजर आ रही है वो तो अल्लाह ही की तरफ से है कि अल्लाह ताला जो है वो ही उनसे गुस्सा हुआ था, उन्होंने अल्लाह ने उनको दोज़ख में फेंक दिया था। तो वो जो है, एक बात तो ये हो सकती है कि अल्लाह ताला का गुस्सा कभी भी उनकी तरफ से कम नहीं होगा, ठीक है। वो सर यहाँ पर सर आपको समझ नहीं आ रही सर, ये वर्ड जो रैथ लिखा हुआ है इस टाइम तो अल्लाह का गुस्सा ही लिखा हुआ है। अगर हाँ, हम इसको नॉर्मल लाइफ में जब यूज करते हैं तो इसका मतलब हम ह्यूमन बीइंग के गुस्से के लिए इस वर्ड को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करते या हैं, सिर्फ पर्टिकुलरली अल्लाह के नहीं गुस्से के लिए करते हैं, यूज होता है ये? करते हैं ह्यूमन बीइंग के गुस्से के लिए, बिकॉज मैं एंगर का दूसरा जो है सब्स्टिट्यूट जो है वो रैत है, ठीक है। तो ठीक है, एंग सिनोनिम है उसका बस। जहाँ पे एंगर लिखा जाता है वहां पे आप रैत लिख दें तो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी। सर, और एक्सटोर्ट का क्या मतलब है? एक्सटोर्ट होता है यानी निकाल लेना। एक्सटोर्ट तो वैसे होता है मेरे ख्याल में इसका ये है कि शैतान ये कहता है कि उसमें से जो उसका जो दुश्मनी है, जो इल फीलिंग्स हैं, ये इल फीलिंग्स तो नहीं हो सकते, यानी वो उसको जो इनजस्टिस जो फील है, जो उसने डिसाइड कर रखा है
कि उसने अपने आप को सबमिट नहीं करना, उसने जो है जी हार तस्लीम नहीं करनी, ये बात जो है उसमें से खारिज, उसमें से निकाली नहीं जा सकती, ठीक है, जी फ्रॉम मी, ये चीज़ उसमें से ख़त्म, शैतान में से ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये परमानेंट जो है दुश्मनी की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज रिच, बहुत ज़्यादा जो है अच्छा है, प्यारा है, एंड फुल ऑफ स्प्लेंडर, इसमें शान शौकत है। इट इज़ रिप्लीट विद न्यूमरस डिलिबरेट डिवाइसेस, इसमें बहुत सी जो हैं डिवाइसेस, तरकीबें इस्तेमाल की गई हैं, बहुत सी जो चीज़ें इस्तेमाल की गई सर, हैं। रिप्लेट का क्या मतलब हुआ? रिप्लीट यानी भरा हुआ होना, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होना, तादाद में होना। न्यूमरस बहुत, ये बहुत ज़्यादा, ये न्यूमरस का यानी रिप्लेट का मतलब भरा पड़ा है, ठीक है, ये पोएम जो है भरी पड़ी है, बहुत सी जो है डिवाइसेस के साथ, बहुत सी तरकीबें उसने इस्तेमाल की हैं, कहीं तशबीह इस्तेमाल की, कहीं इस्तारा इस्तेमाल किया, इस तरह की बातें। दैट हाइटन डिग्निटी एंड गवर्न इमेजिनेटिव एंड सर, इमोशनल। इसका क्या मतलब है? किसका बेटा? सर, डिलिबरेट का क्या मतलब है? डिलिबरेट। डिलिबरेट, जानबूझ के, ठीक है, यानी कसदन इरादतन। जो जी मिल्टन ने जो है कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज़ की हैं, डिवाइसेस क्या हैं, कहीं उसने सिमिली यूज़ कर ली है, कहीं उसने मेटाफर यूज़ कर लिया है, जिसको हम तशबीहात कहते हैं, इस्तारा कहते हैं, उर्दू में हम ऐसी बातें पढ़ते हैं। तो मिल्टन ने जो है इनको जानबूझ के वो यूज़ किया है, और इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारी जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग हो, और हमारे जो इमोशनल रेस्पॉन्सेज हैं, जैसे वो चाहता है वैसे ही उसके मुताबिक जो है हम रिएक्ट करें, ठीक है। यानी Milton wants to command our attention, and for that purpose he uses many devices like simile and metaphor. तो वो इनकी मदद से हमें जो है वो हमारी इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है, हमारे इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है। मिल्टन स्टाइल इज नॉट टोटली आर्टिफिशियल, ये बिल्कुल मसनूई नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द न्यूमरस पैसेजेस दैट आर थिकली inlaid with allusions and references, बहुत से पैसेजेस ऐसे हैं जो कि वाज़ेह नहीं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं। in spite of the elevated and heightened character of his style, तो बावजूद इसके कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है। सर, इन लेड का क्या मतलब? किसका? एलिवेट? लेड? नहीं नहीं, इन लेड। inlaid, LAID। मेरा ख्याल में ये भी है, passages that are thickly inlaid with allusions, यानी उनमें पड़े हुए हैं, उनमें ये पाए जाते हैं allusions और references, ठीक है। यहाँ पे फुल ऑफ कह सकें, which are सर, the, लेड का क्या मतलब? ले तो ले की सेकंड फॉर्म है लेड, ठीक है, यहाँ पे थर्ड है जी inlaid। तो ये है, ये एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है, आप इसको यहाँ पे फुल ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। और जी थिकली फुल ऑफ एल्यूजन्स एंड रेफरेंसेस इन स्पाइट ऑफ द एलिवेटेड, एलिवेटेड होता है यानी इंतहाई बुलंदी वाला जो है, यहाँ पे शान शौकत वाला, आला रुतबा, एंड सर, हाइट। गवर्न का क्या मतलब हुआ? गवर्न का मतलब तो होता है ना, मतलब। इसका बेटा? सर, गवर्न का मतलब GOVERN। गवर्न तो होता है हुकूमत करना, गवर्नमेंट बनाना, ठीक है। जी, गवर्न इमेजिनेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे? गवर्न है कहाँ पे, मुझे तो ये दिख नहीं रहा। सर, आपका कर्सर ये है ना जहाँ पे, ये वहीं वाला, पे। ये वाला, हाँ। गवर्न इमेजिनेटिव यानी गवर्न होता है कंट्रोल करना, यानी हमारी इमेजिनेटिव एंड इमोशनल रिस्पांस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जी मिल्टन जो है अपने स्टाइल के जरिए हमारी इमेजिनेशन को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, यानी मतलब इसका ये है कि हमारे सर, एल्यूजन लिखा हुआ है यहाँ। आई से एल्यूजन नहीं होना चाहिए? मैं बताता हूँ, एल्यूजन भी शायद होता है, एल्यूजन भी है और इल्यूजन भी है, हो सकता है, आप सही जी कह रही हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो मिल्टन जो है हमारे इंटरेस्ट को जो है, हाँ मैं बताता हूँ, इल्यूजन भी है, एल्यूजन, एल्यूजन भी मेरा हवाला जाती हैं ये। अच्छा, ये मिल्टन जो है हमारे इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जी वो हमारा इंटरेस्ट जो है वो हमारी इमेजिनेशन भी है, और हमारी जो स्टोरी में इंटरेस्ट भी है, वो इस तरह से। मिल्टन स्टाइल इज नॉट टोटली आर्टिफिशियल इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस पैसेजेस दैट आर सिकली, ये फुल ऑफ कह सकें, ठीक है, विद एल्यूजन्स एंड रेफरेंसेस, बहुत से एल्यूजन्स हवाला जात भी हैं,
मेरे ख्याल में एलिजन होता है इशारा करना, ठीक है, जो इशारा देते हैं। और रेफरेंसेस हैं इन स्पाइट ऑफ द एलिवेटेड एंड हाइटेंड कैरेक्टर ऑफ इट्स स्टाइल। मेडन, अभी मैंने आपको पहले कहा था, ये देखें बहुत लंबा सेंटेंस है, फुल स्टॉप कहीं नहीं आ रहा। इस तरह का स्टाइल जो है वो कंफ्यूजन पैदा करता है और एग्जामिनर जो है उसको गच्चे के बात को समझने के लिए मशक्कत करना पड़ती है, तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। अवॉइड करना चाहिए, इतनी इतनी लंबी लाइनें नहीं लिखनी चाहिए। तो character of जी its style, the basic structure has an element of plainness. प्लेननेस इसमें सादगी है मजमूई तौर पर। और ये जो कि अगरचे के इसमें बहुत से रेफरेंस हैं, बहुत से एल्यूजन, एल्यूजन भी हवाला जाती इशारे हैं, ठीक है। तो वो और उसका करेक्टर नहीं है, राइटिंग स्टाइल, उसकी जो स्टाइल का की जो खूबी है वो बहुत हाइटेंड है, और उसमें सादगी है वगैरह वगैरह जी। तो इसमें सब कुछ होने के सर, बावजूद। एलिवेट का क्या मतलब है? किसका बेटा? एलिवेटेड एलिवेटेड यानी ऊपर ले यानी बुलंदी पर, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ एलिवेटेड लुफ्टी एंड भी कह सकते हैं, लॉफ्टी लुफ्टी। उसका स्टाइल जो आई है डोंट नो। वो बस देखें, उसका स्टाइल जो है वो एलिवेटेड है, उसका स्टाइल जो है वो हाइटेंड है। हाइटेंड और एलिवेटेड सेम मीनिंग है। यहाँ पे जी हाइटेंड करेक्टर है, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर हैज एन एलिमेंट ऑफ प्लेननेस। उसका जो जो कहानी है वो इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो सादा है, आसानी से समझ आने वाली है। ये बात सही है, प्लॉट जो है और कहानी जो है वो आसानी से समझ आने वाली है। प्लेन फैमिलियर वर्ड्स इन देयर नेचुरल ऑर्डर फ्रॉम द बेडरॉक ऑफ हिज स्टाइल। ये जो है उनके शायद उसी के जो है ये वर्ड हैं, प्लेन फैमिलियर वर्ड्स, सादे अल्फाज हैं, इन देयर नेचुरल ऑर्डर, अपने कुदरती तरतीब में, फ्रॉम द बेड रॉक ऑफ स्टाइल, उसके स्टाइल के बेड रॉक में से हैं। ये बेड रॉक जो हैं पता नहीं किस चीज़ को कह रहे हैं, ये मतलब उसकी बुनियादी स्किल है शायद, ठीक है, उसकी तरफ ये कह रहे हैं। तो जी ये जो किसी ने उसकी मिल्टन के स्टाइल के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, किसने कहे हैं उसको नाम नहीं मेंशन किया, लेकिन आई थिंक ये जो है उसकी पोएम में से ये वाले वर्ड्स नहीं लिए गए। जी। तो सर, बाकी 2 क्वेश्चंस रह गए एंड हाफ आवर रह गया, तो आप मैं मैनेज कर लें। इनके 2 क्वेश्चन हैं, इनकी मूवी बना के ना बाद में इनको पढ़ के इसी तरह से तो मैं फिर इनको ना अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अपलोड करेंगे, आप मुझे ईमेल कर देंगे, मतलब मैं सेंड कर इनके देंगे? इसी तरह से कमेंट्स देके जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं ना, जहाँ पे मुझे लगेगा अंदाजे सर, से लेकिन मुझे या बीच में क्वेश्चंस करने होंगे, मतलब मुझे क्वेश्चन मीनिंग्स पूछने होंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी? ऐसे करना ना, पहले सुन लेना, उसमें से फिर जो बात नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लेना उसमें से। जी, मतलब अब आप अभी नहीं करवा रहे? मैं ना अभी हो सकता है मेरे पास कोई स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के लिए आ जाए, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो अब ये जो है क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी उजलत में सही तरह से नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 इसके बाद ये हैं। कितने क्वेश्चन रह गए हैं? और सर, 7 फिर ये है। पास्ट पेपर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको नेक्स्ट पास्ट पेपर भी सेंड कर दिया है। हाँ वो कर दिया है, क्या करना है अभी? जी, कर दिया हुआ है, मैंने अभी बैठ के कर दिया था। ठीक है। अब 7 और 8 दो क्वेश्चन है आई थिंक। 9 जी तो आपने काट दिया हुआ है, 10 भी है कि नहीं? 9 ही है, 2 क्वेश्चन है। नहीं मैं नहीं, अभी बस फिर ये पास्ट पेपर खत्म। 2 क्वेश्चन पढ़ के ना, तो इनकी सेपरेट जो है इनका लेक्चर बना के तो मैं इनको जो है अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। साथ ही ये अभी ये तो अभी जैसे ये करूंगा इसके साथ वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो सर, मुझे आपके यूट्यूब चैनल का नहीं पता। हद हो गई है। तो वो जो है पहले तो आप ऐसे लिखना यूट्यूब पे जाके BA इंग्लिश लिटरेचर, जी ठीक है। और जी बाकी उसके साथ जो है आप 21 लिखिएगा तो वो आ जाएगा कोई ना कोई जो है वो लेक्चर जो मैंने अभी इसके बारे में लिखे ना आपकी, ये सारे आप ही के लेक्चर पढ़े मैं उसमें, BA इंग्लिश लिटरेचर में। जी। आप लिखेंगे BA इंग्लिश लिटरेचर तो मेरे सर, ख्याल लेकिन से मुझे तो अभी मैं आप रिसेंट वाला चाहिए होगा ना, जो मैं आप क्वेश्चन लिसन नंबर, मैं आपको उस पे फिर आप लिख देना नीचे वो कोई कैप्शन वगैरह, मैं या कोई मैं डिस्क्रिप्शन में, मैं ताकि जो मुझे है पता चल लिंक जाए। सेंड कर देता हूँ आपको, आपके ईमेल पे लिंक सेंड जी, कर, आप लिंक सेंड कर ठीक है। दीजिए। ओके बेटा। सर, बाकी आपने नेक्स्ट क्लासेस में टाइम मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लास्ट 2-3 क्लासेस में चाहूंगी कि कोई फ्री बात, हो, ताकि मैं आपको लिख के दूं तो हम उस पर डिस्कस कर सकें, ठीक है बेटा, rather मैं देन कि हम कर लेंगे ओवरऑल आप, स्टडी करें। हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये इसके 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं मैं अभी थोड़ी देर बाद इनको जो है क्योंकि खुद ही। मैंने अभी आगे के पास्ट पेपर्स देखे थे, वो बहुत ज्यादा लेंथी हैं।
वो इससे भी ज्यादा एक एक क्वेश्चन 2-2 पेज पर आया हुआ है, बहुत नहीं ज्यादा वो लेंथी है। देखते हैं कि वो इस तरह लेंथी होना भी चाहिए कि नहीं, ये भी तो बात है ना। ठीक है, जी, लेकिन हम सर हम रीड आउट तो करना आपने पड़ेगा जो ना वो लिखना सारा। ना, आप अपने जो है वो एस्टिमेट रखें। अगर एक वर्ड एक नंबर के अगेंस्ट आपने 25 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, तो अब आपने इससे जी, आगे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर 10 जी, मार्क्स का क्वेश्चन है तो रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो है 250 वर्ड्स, तो आप 300 लिख लें, ठीक है कि नहीं, 325 लिख लें। अब आप उस पर 500 वर्ड लिख लें तो दैट इज टू लेंथी। अगर बुक वाले ने भी लिखा है तो बहुत ज़्यादा लिखा है, इतना नहीं लिखना चाहिए, ठीक है कि नहीं। हाँ, आप ये कोशिश करें कि जी। थोड़ी जो आपने सर 250 मतलब वर्ड, एक क्वेश्चन के अंदर कितनी वर्ड्स होने चाहिए सर? वर्ड्स तो अगर हमें बता दिए गए हों कि 500 वर्ड्स में करने हैं, लेकिन हमें अब एक एक वर्ड इंसान तो नहीं पढ़ता ना, तो नहीं मेरे ख्याल नहीं, से तो लेंथ होती है, काउंट करती है। लेंथ जो है को काउंट ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन में देख लेते हैं आपने वो पेपर पे एक जो आपने लाइन में कितने वर्ड यूज़ किए, 4-5 लाइनें उनके वर्ड काउंट करके ना तो एवरेज निकाल लेते हैं कि इतने वर्ड जो हैं हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से वो आप, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो निशान लगा लिया करें। सर आपके ख्याल में एक क्वेश्चन में कितने वर्ड्स होने चाहिए? जो मेरा है ये ऑलमोस्ट लाइक 10 मार्क्स का है एक एक पर मार्क्स का क्वेश्चन। है, अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो 25 वर्ड लिखें, अगर 2 मार्क्स का है तो आप 50 वर्ड लिखें। अगर ये जो है 10 मार्क्स का है 250 वर्ड्स सर होंगे। मतलब ये 10 मार्क्स का तो 100 वर्ड्स। हाँ, अगर वो 20 मार्क्स का है तो आपके 500 वर्ड्स होने चाहिए, 500 to 600 वर्ड्स होने चाहिए। इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए कि वो जो है आप वो एग्जामिनर तो खुद पढ़ पढ़ के तंग पड़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा लेंथी ना हो। जी, तो और ये 250 वर्ड्स होने चाहिए हाँ 10 मार्क्स में। हाँ, 10 आप जितने भी मार्क्स हैं आप उनको 25 से मल्टीप्लाई करके देख लें, तो उसमें आप जी, जी, जी। 50 वर्ड और लिख लें, तो ऐड कर लें, तो दैट इज़ द राइट लेंथ। तो हाँ, जो आपने लिखना है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो उसमें ऐड करने की कोशिश करें, मैं यानी इररेलेवेंट जो है। सर आपने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है? क्या चीज़? आपने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है? हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। अच्छा, और अच्छा। बीए के एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी लेती है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। जी, ठीक है जी। बेटा, ओके, टेक केयर। मैं जो है अभी जी, दोबारा जो है आपके चलें लिए ठीक है। आऊँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके, ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।